जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं मानव में पोषण। देखते हैं कि मानव में पोषण कैसे होता है। तो देखिए, मानव में पोषण मानव पाचन तंत्र से होकर पूर्ण होता है। मानव में पोषण की पूरी प्रक्रिया जो है वो पाचन तंत्र के द्वारा जो है पूर्ण होती है। जैसे पाचन तंत्र भोजन को पचाने के लिए एक तंत्र कार्य करता है, पूरा सिस्टम लगता है, उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। और पाचन तंत्र को जो है अंग्रेजी में हम कह सकते हैं डाइजेशन सिस्टम। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे कि मानव में पोषण कैसे होता है और पोषण किन चरणों में होता है, कैसे पूर्ण होता है। देखिए, तो मानव में पाचन तंत्र में आहार नाल और ग्रंथियां होती है। मुख्य रूप से जो है भाग लेने वाली आहार नाल है और ग्रंथियां हैं। तो कुछ ग्रंथियां हैं और आहार नाल है। सबसे इंपॉर्टेंट आहार नाल और ग्रंथियां, यही जो है पाचन में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाती हैं। तो आहार नाल और ग्रंथियां जो है पाचन में अहम भूमिका निभाती हैं। और मनुष्य की आहार नाल में देखिए, मुख, ग्रसिका, ग्रास नली, अमाशय और छोटी आंत, बड़ी आंत तथा जो है छोटी आंत के बाद जो है बड़ी आंत भी है, बड़ी आंत तथा मलाशय होते हैं। देखिए, तो जो आहार नाल होता है इसकी लंबाई लगभग 32 फीट होती है। आहार नाल की लंबाई लगभग 32 फीट होती है। ये मुख से लेकर जो है मल द्वार तक या गुदा द्वार तक जो है इसकी टोटल लंबाई जो है लगभग 32 फीट होती है। ये जो है लंबाई के अनुसार जो है डिपेंड करता है, ये छोटी बड़ी हो सकती है, इसे लगभग 32 फीट बताया जाता है। तो आगे देखते हैं। तो मानव में जो है जब हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं तो उसका पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है और जो है हम लोग जो है जटिल से उसको सरल के रूप में बदलते हैं। जैसे हम लोग भोजन करते हैं और जो है उसको हाथ में ही भोजन हमारे आता है और हम उसको तोड़ना प्रारंभ करते हैं। जैसे रोटी आया और कुछ आया तो उसको हम हाथ से ही तोड़ना प्रारंभ कर देंगे, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करना प्रारंभ कर देंगे और हम जब उसको खाएंगे तो उसको जो है दांतों की सहायता से तोड़ करके उसको बारीक करके जो है उसमें लार मिला करके जो है उसे तब जो है अमाशय में भेजा जाएगा। देखिए, और पाचन में जो है दांत की और लार ग्रंथियों की भी अहम भूमिका है। देखिए, मनुष्य के मुख में लार ग्रंथियां भी पाई जाती हैं और जो है लार ग्रंथियां कुछ एंजाइम छोड़ते हैं, जैसे टाइलिन हो गया, एमाइलेज हो गया, लाइसोजाइम हो गया। तो ये सब जो है ग्रंथियां एंजाइम छोड़ती हैं और जो है वह हमारे भोजन को चिपचिपा बनाने में तथा पाचन में मदद करता है। तो देखिए, तो इसका पहला भाग जो है आहार नाल का है मुख, और उसके बाद जो है ग्रसनी। मुख में जो है दांत भोजन को तोड़ने में मदद करता है तथा लार में कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं और वो जो है भोजन को मिलाने में और उन्हें पाचन में जो है सहायता प्रदान करते हैं। तो देखिए, पहला है कि ग्रसनी। ग्रसनी क्या है? ये 12 से 15 सेंटीमीटर, तो ग्रसनी जो है 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी जो है एक नलिका होती है। तो ग्रसनी में जो है भोजन और हवा दोनों एक साथ जाते हैं और वहां से जो है ग्रसनी के बाद जो है या ग्रसिका के बाद जो है आ जाएगा ग्रास नली। चाहे आप ग्रसिका कहें या ग्रसनी कहें, उसके बाद आएगा ग्रास नली और ग्रास नली में केवल भोजन जाता है। तो ग्रसिका के बाद या ग्रसनी के बाद जो है भोजन के लिए अलग रास्ते हो जाते तथा हवा के लिए अलग रास्ते, और वायु जो होती है वो फेफड़े में पहुंच जाती है और भोजन जो है अमाशय में पहुंच जाता है। देखिए, तो ये लगभग जो है 12 से 15 सेंटीमीटर नलिका होती है और ये जो है भोजन को मुख गुहा से जो है ग्रास नली तक पहुंचाती है और ग्रास नली के बाद जो है भोजन पहुंचता है अमाशय में। तो ग्रसनी के बाद जो है होगा ग्रसनी के बाद होगा ग्रास नली और ग्रास नली से जो है भोजन अमाशय तक पहुंचता है, यानी पेट तक। तो ये जो है और ग्रास नली के बाद आ जाता है अमाशय। अमाशय यानी स्टमक, अमाशय। तो जो है मेन इंपॉर्टेंट क्या है? अमाशय। तो हम देखते हैं कि अमाशय क्या है और ये कार्य कैसे करता है तथा इसके कितने भाग होते हैं। देखिए,
अमाशय के 3 भाग होते हैं। अमाशय को हम पेट कहते हैं। और अमाशय के 3 भाग, नंबर 1 कार्डियक, दूसरा फंडिक या फंडस को बोलते हैं इसको, और तीसरा जो है भाग है पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, अमाशय के 3 भाग, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। देखिए, और अमाशय में जो है करोड़ों ग्रंथियां पाई जाती हैं, छोटी छोटी, जो भोजन को पचाने के लिए एंजाइम छोड़ते हैं। जैसे जो ग्रंथियां पाई जाती हैं वो रिलीज करती हैं HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन तथा लाइसोजाइम। और म्यूकस। तो जो है देखिए, यहाँ ग्रसनी में जो है, ग्रसनी में ग्रंथियां नहीं पाई जाती, लेकिन हाँ यहाँ पर जो है ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती हैं। ग्रसनी में जो है या ग्रासनली में ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती हैं, ब्रूनर ग्रंथियां। ये जो है भोजन को चिपचिपा बना देते हैं, श्लेष्म का स्रावण करते हैं। तो जो है यानी म्यूकस, तो जो है भोजन चिपचिपा बन जाता है तो आसानी से पेट तक पहुंच जाता है। तो पेट में होता है HCl, पेप्सिन और लाइसोजाइम। देखिए, HCl जो होता है वो भोजन को अम्लीय बना देता है। यदि जो है आप ज्यादा खा लेंगे भोजन को तो HCl जो है भोजन में अच्छे से मिल नहीं पाता है, और वहां पर फिर उसके बाद आपको डकार आना प्रारंभ हो जाता है। जब डकार आना प्रारंभ हो जाता है तो खट्टा खट्टा सा कुछ महसूस होता है, तो वो जो है HCl का प्रभाव होता है। तो HCl जो है भोजन में मिल जाता है। पेप्सिन का कार्य है प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देना, और लाइसोजाइम जो है शर्करा को पचाता है और जो है कीटाणुओं से जो है भोजन को बचाता है। तो जो है पेट में कुछ ये सब एंजाइम ऐसे हैं कि भोजन को जो है मिक्स करते हैं उसको अच्छे तरीके से पचने के लिए, तथा जो है ये लाइसोजाइम जो है उसको भोजन को सड़ने से रोकता है या बैक्टीरिया वहां पर पनपने से बचाता है। तो और अमाशय में, और इसे जो ग्रंथियां पाई जाती हैं अमाशय में उनको कहते हैं जठर ग्रंथियां। तो पाई जाने वाली ग्रंथियां जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथियां, पेट में पाई जाने वाली ग्रंथियों को कहते हैं जठर ग्रंथियां, और ये छोड़ते हैं जठर रस। जठर रस में HCl और पेप्सिन यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और लाइसोजाइम पाए जाते हैं। और देखिए, तो फंडस जो भाग है, यहाँ पर पेट में जो है फंडस में या फंडिक में छोटी छोटी कांटेदार संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे कुछ ऐसे करके अमाशय में संरचनाएं पाई जाते हैं कांटेदार, जो भोजन को 3 से 4 घंटे तक रोक के रखते हैं, और भोजन करने के पश्चात जो हमें 3 से 4 घंटे तक भूख नहीं लगती। यही कारण है कि जो है ये इसमें जो संरचनाएं हैं इसको बोलते हैं रोजी। तो ये संरचनाएं भोजन को 3 से 4 घंटे जो है भोजन को रोक कर रखती हैं, और फिर जो है तब तक 3 से 4 घंटे में ये सभी प्रकार के एंजाइम जो है अमाशय में अच्छे तरीके से मिल जाते हैं। क्वेश्चन आ सकता है पेपर में अमाशय के कितने भाग और कौन कौन से, तो कार्डियक, फंडक और पाइलोरिक। तो पेट के 3 भाग हैं, अमाशय के 3 भाग हैं। और देखिए, अमाशय के बाद हम देखते हैं आंत। छोटी आंत। देखिए, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। एक है ग्रहणी, जिसको ड्यूडेनम कहते हैं, और दूसरा है मध्यांत, जिसको जेजुनम कहते हैं, और तीसरा है शेषांत, जिसको अंग्रेजी में इलियम कहते हैं। तो ग्रहणी, मध्यांतर और शेषांत, इसको जानने में आपको ज्यादा कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए अमाशय के जस्ट बाद अगर भोजन जिसमें आता है वो ग्रहणी कहलाता है, तथा अमाशय के जब 3 भाग हैं तो पिछला भाग मध्यांतर कहलाएगा। आंत यानी आंत, और जो है मध्य वाला भाग है तो आंत।
बाकी जो बचा होगा वो शेष भाग या शेषांतर कहलाएगा। तो देखिए ग्रहणी जो है सी के आकार की होती है, यू के आकार की होती है, अर्थात ग्रहणी जो है अमाशय से निकली हुई एक संरचना होती है। जैसे अमाशय इस तरीके से अगर हम देखें तो अमाशय, ये अगर अमाशय है तो अमाशय से के बाद जो ये निकली हुई संरचना है यहां से, तो ये जो है कहलाएगी ग्रहणी। ये होगा अमाशय। अमाशय के तीन भाग, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। तो जो है तो ग्रहणी जो है सी के आकार की या यू के आकार की एक नलिका होती है, एक नली होती है, और इसमें जो है पाचक ग्रंथियां नहीं पाई जाती। ग्रहणी में जो है पाचक ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं, लेकिन हाँ अमाशय से आया हुआ भोजन, अमाशय से आया हुआ भोजन यहाँ पर ग्रहणी में जो है क्षारीय होता है। क्षारीय कैसे होता है कि इस तरफ से जो है इसी में अग्नाशय से मिलेगा अग्नाशयी रस, और यही जो है इधर आंत से मिलेगा जो है आपका क्षार, यानी कि यही देखिए तो पित्ताशय से यानी कि यकृत से निकलेगा जो है पित्तरस, और पित्तरस जो है यहीं से मिलेगा इसमें। तो जो है ग्रहणी में जो है कोई भी ग्रंथियां नहीं पाई जाती, केवल जो है श्लेष्म के लिए ग्रंथियां पाई जाती हैं। और तो यकृत से निकलेगा पित्त, और पित्त जो है पित्ताशय में एकत्रित होगा, और यहां से पित्तरस पहुंचेगा ग्रहणी में, अग्नाशय से अग्नाशयी रस। भोजन का जो है पाचन जो है आंशिक रूप से अमाशय में होगा, लेकिन ग्रहणी में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होगा। केवल अम्लीय भोजन जो आया हुआ है तो यहाँ पर अम्ल को जो है न्यूट्रल करेगा अमाशय से, यहाँ से सॉरी यकृत से निकला हुआ पित्तरस जो है ये सीएल को न्यूट्रल कर देगा, यानी कि भोजन को क्षारीय बनाएगा, और अग्नाशय से निकलेगा अग्नाशयी रस। तो जो है ये हो गया ग्रहणी का भाग। आगे देखते हैं मध्यांत्र क्या है। ग्रहणी जो है छोटी आंत का सबसे छोटा भाग है। तो देखते हैं आगे मध्यांत्र क्या है। देखिए मध्यांत्र क्या होता है। मध्यांत्र की लंबाई जो है लगभग 2.4 मीटर। मध्यांत्र की लंबाई जो है लगभग 2.4 मीटर होती है। इसमें जो है भोजन को अच्छी तरीके से कर्मानुकुंचन द्वारा, जो पाचन की प्रक्रिया है छोटी आंत में, भोजन आगे बढ़ता है कर्मानुकुंचन द्वारा, और जो है भोजन को अच्छी तरीके से फैला दिया जाता है, और फैला देने के बाद जो है उसमें क्षार अच्छी तरीके से मिला रहता है, अम्ल जो है न्यूट्रल हो जाता है क्षार की वजह से, और फैलाने की वजह से जो है वहां के जो है मिनरल्स को जो छोटी आंत अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब कर सकती है, अवशोषित कर सकती है। और उसके बाद जो है भोजन पहुंचता है शेषांत्र में, और शेषांत्र में भोजन पहुंचने के बाद शेषांत्र में जो है छोटे छोटे असंख्य अंगुली की तरह संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे विलाई या रसांकुर कहते हैं। इसे विलाई या रसांकुर कहते हैं। तो ये संरचनाएं जो है भोजन से पोषक तत्वों को, विटामिन को और खनिज पदार्थों को जो है अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषण के बाद जो है उनको भेज देते हैं ब्लड में। यानी कि जो मुख्य रूप के खनिज पदार्थ हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, उनको जो है अवशोषण कर लेता है कौन, रसांकुर यानी विलाई, और जो है हमारे उसको ब्लड में भेज दिया जाता है, और ब्लड से वो चीजें, वो प्रोटीन और विटामिन जो है अवशोषण के बाद जो है शरीर के द्वारा स्वांगीकृत कर ली जाती हैं, अर्थात जो है हमारे शरीर के वृद्धि में तथा टूटे फूटे कोशिकाओं की मरम्मत में उसको उपयोग में ले लिया जाता है। तो ये हो गया रसांकुर का कार्य। तो ये हो गया ग्रहणी और मध्यांत्र तथा शेषांत्र। ग्रहणी को ड्यूडेनम और मध्यांत्र को जेजुनम तथा शेषांत्र को इलियम बोलते हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। तो शेषांत्र के बाद जो है छोटी आंत तथा बड़ी आंत, छोटी आंत तथा बड़ी आंत जिस जगह पर मिलते हैं उसे कहते हैं सीकम। छोटी आंत यानी कि शेषांत्र का, तथा जो है यहां से जब शुरू होगा बड़ी आंत, तो इसके दोनों के मिलन बिंदु पर जो है जो पार्ट होगा उसको कहेंगे सीकम। सीकम, और अंग्रेजी में सीकम होता है, या इसको जो है उंडुक भी कहते हैं, उंडुक या सीकम कहा जाता है उसे। और देखिए
उंडुक या सीकम हो गया, और उंडुक या सीकम के पास ही एक अंगुली नुमा संरचना जो है दिखाई देती है, उसको कहते हैं अपेंडिस। देखिए कभी वो अपेंडिस का कार्य ये था कि जो जानवरों में वो अधिक कार्य करता है, क्योंकि जो है उन्हें घास फूस का पाचन करना रहता है। तो इंसान को जो है अब घास फूस खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए जो है उसके पाचन की आवश्यकता नहीं है घास फूस के। तो अपेंडिस का कार्य जो है लगभग ना के बराबर हो गया है। तो कभी कभी अपेंडिस जो है उसमें कुछ कमियां आ जाती हैं, वो खराब होने लगता है, तो जो है उसको ऑपरेशन के द्वारा निकलवाना पड़ता है। तो उससे होने वाली बीमारी को अपेंडिक्स में जब सड़न हो जाती है तो उसको कहते हैं अपेंडोसाइटिस। तो जो है डॉक्टर नॉर्मली कह देते हैं कि अपेंडिक्स हो गया है, यानी कि उसके बीमारी का नाम है अपेंडोसाइटिस, तो उसे निकाल दिया जाता है। देखिए उसके बाद जो है बड़ी आंत हम देखेंगे। बड़ी आंत जो है उसके 4 भाग हैं। जैसे देखिए बड़ी आंत में कुछ भाग ऊपर की तरफ जो रहेंगे, छोटी आंत से मिलने के बाद कुछ भाग ऊपर की तरफ जाएंगे, इस तरीके से। इस तरीके से देखिए 1 2 3 और ये भाग 4। देखिए इसको बोलते हैं आरोही खंड। जो ऊपर की तरफ जा रहा है इसको बोलते हैं आरोही खंड। आरोही खंड। और ये जो है नीचे की तरफ झुका हुआ है इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ खंड। अनुप्रस्थ खंड। और तथा जो है जो नीचे की तरफ इधर आ रहा है झुका हुआ है इसको बोलते हैं जो है अवरोही खंड। अवरोही खंड बोलते हैं। और चौथा जो है ये जो हल्का सा मुड़ा हुआ भाग है इसको बोलते हैं सिग्मोइड खंड। सिग्मोइड खंड। और जो ये भाग है इसको बोलते हैं रेक्टम यानी मलाशय। रेक्टम या मलाशय बोलेंगे। तो जो है आरोही खंड को कहते हैं कि असेंडिंग कॉलन, और इसको जो है अनुप्रस्थ खंड को बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉलन, तथा अवरोही को डिसेंडिंग कॉलन, और सिग्मोइड खंड को सिग्मोइड कहते हैं। तो बड़ी आंत के 4 भाग, आरोही खंड, अनुप्रस्थ खंड, अवरोही खंड और सिग्मोइड खंड। और देखिए भोजन के सभी चीजों का पाचन जो है छोटी आंत तक जो है पूर्ण हो जाता है, और उसमें विलाई का कार्य ये था कि उसमें उपस्थित वसा को, प्रोटीन को और अन्य मिनरल्स को जो है वो एब्जॉर्ब कर ले। तो अब देखिए जो अपचा भोजन है, यानी कि जो जितना भोजन बच गया है, पचा नहीं है उसमें, लेकिन पानी की मात्रा भी उतनी ही है। तो यहाँ बड़ी आंत का कार्य ये है कि पानी का पूर्ण रूप से अवशोषण कर लेना। बड़ी आंत जो है पानी को अच्छी तरीके से अवशोषित कर लेती है और उसे हमारे ब्लड में मिला देती है। तो जो है अगर पूछे कि पानी का अवशोषण कहाँ होता है क्वेश्चन, तो पानी का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। पानी का अवशोषण छोटी आंत में नहीं होता। पानी का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में। तथा अन्य मिनरल्स का अवशोषण कहाँ होता है, किसके द्वारा होता है? तो छोटी आंत में विलाई द्वारा होता है। आप ही आंसर देंगे। और जो है फिर बचे हुए भोजन को, अपचित भोजन को, या जो पचा नहीं है, जो बच गया है, उसको उत्सर्जन मार्ग द्वारा यानी मलाशय द्वारा जो है उसे गुदा द्वार से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये जो है प्रोसेस है पूरा पाचन की। और जो है जब बड़ी आंत अच्छी तरीके से काम नहीं करती तो जो है पानी अवशोषित नहीं होता, तो एक बीमारी हो जाती है जिसे कहते हैं डायरिया, यदि अवशोषण नहीं होगा। तो जो है इस प्रकार से हमारा जो है आज का पाचन तंत्र का टॉपिक है, मानव में पोषण, मनुष्यों में यानी कि हम लोगों में भोजन कैसे ग्रहण करते हैं तथा पूर्ण रूप से उसका पाचन कैसे करते हैं। तो ये जो है टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।